चलिए, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि इसके अंदर आपकी आती है एनएसई के अंदर। किसके अंदर आती है? एनएसई, यानी कि किसके अंदर? निफ्टी के अंदर। निफ्टी कितना चल रहा था? 21,500। तो 21,500 है वो उन 50 कंपनियों का टोटल अमाउंट है। ठीक है, 50 जो कंपनियां हैं उनका क्या है टोटल अमाउंट होता है कितना? 21,500 करोड़ रुपए। 21,500 करोड़ रुपयों के अंदर होता है वो। अब शेयर बाजार पर जो ट्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है, जो व्यापार करते हैं यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके अलग अलग चरण बताए गए हैं। जैसे शेयर बाजार में शेयर की खरीद और बिक्री करने के लिए सर्वप्रथम किसका चयन करना पड़ता है? ब्रोकर का। किसका चयन करना पड़ता है? ब्रोकर। पहले दलाल होता था बीच के अंदर, और उस दलाल के माध्यम से शेयर को खरीदा और बेचा जाता था। और दलाल का सेबी में क्या होना चाहिए? पंजीकरण। ठीक है, सेबी के अंदर क्या होना चाहिए? पंजीकरण। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सेबी को। ठीक है, दलाल क्या है? एक व्यक्ति है या साझेदारी फर्म है या फिर बैंक अथवा क्या हो सकता है? कंपनी हो सकता है। आज के समय ये एक प्लेटफॉर्म है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? एक कंपनी कह सकते हैं। जैसे ग्रो या जीरोधा या फिर एंजल वन, ये अलग अलग है, और भी बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, आज के समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है जीरोधा का, सबसे ज्यादा। अगर अकाउंट वगैरह अगर हम देखते हैं, लोग सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं जीरोधा के साथ। आप भी जीरोधा के ऊपर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जीरोधा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर ओपन करो। जैसे प्ले स्टोर से ओपन करोगे तो इसके अंदर जिस जिस तरीके से ये कंडीशंस कहेगा वो सारी कंडीशन आप फिलअप कर देना, आपका जीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसको करना बता देना, मैं अकाउंट ओपन करवा दूंगा। हाँ जी, पैन कार्ड जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, पैन कार्ड जरूरी है, क्योंकि कल ना अगर आप शेयर खरीदोगे करोड़ों के अंदर, लाखों के अंदर, है ना, लाख करोड़ तो छोड़ दो, लाखों में खरीदोगे, तो वो अमाउंट कहाँ से लेके आ रहे हो? ठीक है, यहाँ पर टैक्स भी पे करता है। और ये जीरोधा है प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करोगे ना, तो ये अपना एक अलग से चार्जेस लेता है। दलाल ऐसे काम नहीं करेगा, बीच में क्या लेगा? दलाली। ठीक है, दलाली जरूरी है। ठीक है, अगर दलाली नहीं दोगे तो आपको सही से प्रॉफिट वगैरह नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या करते हैं? अपना अलग से कुछ परसेंटेज लेते हैं, 1 से 2% के आसपास होता है, डिपेंड करता है वो। ठीक है, लगभग 2%। तो शेयर की खरीद और बिक्री हेतु क्या होता है? डीमेट अकाउंट खोलना क्या है? अनिवार्य है। और डीमेट अकाउंट खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखा जाता है या निकाला जाता है। अब आपने मान लो जीरोधा के अंदर अकाउंट खोला, जीरोधा के अंदर शेयर खरीद लिया। अब वो शेयर ये थोड़ी ना आपके घर चल के आएगा। ठीक है, वो एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म के अंदर आपके पास सेव रहेगा। जैसे हम पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से शेयर आपके अकाउंट के अंदर जमा रहेगा। ठीक है, और इस समय भारत के अंदर क्या है? 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस है जो डीमेट अकाउंट खोलती है। ये सारा इनका जो डाटा है जो डीमेट अकाउंट का, ये इन दोनों संस्थाओं के पास जाता है। एक को हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL। ठीक है, ये 2 हैं, इन्हीं के पास आपका सारा डाटा रहेगा जो भी डीमेट अकाउंट आपका ओपन होता है। ठीक है, अब जो डिपॉजिटरी ये होते हैं के माध्यम से क्या होते हैं? ये संपर्क में होते हैं, जितने भी ये जीरोधा वगैरह जो एप्लीकेशंस होती है, ये सारे इनके संपर्क में रहते हैं। ठीक है, सेबी के अनुसार दलाल बैंक या अन्य संस्था हो सकता है। ठीक है, यही चीज मैंने अभी आपको बताई है। आदेश देना यानी कि प्लेस एन ऑर्डर। डीमेट खाता खुलते ही निवेशक क्या है? दलाल को प्रतिभूति खरीद या बिक्री हेतु आदेश दे सकता है। जब तक आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक आप क्या शेयर को नहीं खरीद सकते। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा तभी आप क्या है? शेयर को खरीद सकते हो। तो आदेश व्यक्तिगत रूप से या मोबाइल या लैंडलाइन अथवा ईमेल के ऊपर भी दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, अब आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो या शेयर का क्रय और विक्रय कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर जानकारी देता है, यह भी बता देता है कि सौदा कितना मूल्य तक करना है। ठीक है, यानी कि कितने तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये चीज़ भी बता देते हैं। ठीक है, जैसे ही इनके ऊपर अकाउंट खोलते हो तो आपके पास अलग अलग कॉल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कॉल आएगी कि आप अभी इनका शेयर खरीद लो। इंट्राडे और आपका लॉन्ग टर्म दोनों होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट अच्छा रहता है, इंट्राडे में थोड़ा सा कम रहता है, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है आपका।
चलिए, आदेश को पूरा करने के बाद में दलाल एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करता है और उसके ऊपर क्या है, हस्ताक्षरित करके निवेशक को दे देता है और कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने पास प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस के रूप में रखता है। ठीक है, दलाल कभी भरोसा नहीं करता। यहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, इतना % मेरा कमीशंस होगा और वो कमीशंस देना ही देना होता है। ठीक है, जैसे मान लो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, 2-4 करोड़ कमा लिए हैं, 2-4 करोड़ का अगर 1-2% देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, मान लो 1 करोड़ का 2% कितना हो गया है, 2 लाख। हम कहेंगे बिना बात के 2 लाख लेके जा रहे हैं, भाग यहाँ से। वो कहेगा आजा बेटा देख मेरे पास क्या है, प्रूफ है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या है, क्रय विक्रय की जाने वाले शेयर का नाम और उसकी संस्था और मूल्य और दलाली, सारी चीज़ उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से अंदर लिखी जाती है। ठीक है, पूरा डिटेल से। ठीक है, इसको ब्रोकरेज कहते हैं। दलाली को क्या कहते हैं? ब्रोकरेज। ठीक है, जैसे अगर कोई आपको ज़मीन दिलाता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी डीलर क्या कहता है? मेरा कमीशन बोलता है ना, तो वो कमीशंस क्या होता है? ब्रोकरेज ही होती है। कमीशंस क्या होता है? ब्रोकरेज। अगर जैसे मान लो आप किसी शहर के अंदर जाते हो, अगर वहाँ पर आपको रूम रेंट पे लेना है, ठीक है, तो डीलर के थ्रू जाओगे और डीलर कहेगा कि मैं ब्रोकरेज लूँगा, 1 मंथ का रेंट लेता है अलग से। ठीक है, अब फ्री के अंदर तो कोई घूमेगा नहीं आपके साथ, आपको फ्लैट वगैरह दिला दे। तो ये ब्रोकरेज है, हर जगह चलती आ रही है। ठीक है, ब्रोकरेज हर जगह। एक होता है सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट क्या होता है? शेयर बाजार में शेयर की खरीद और बिक्री का अंतिम चरण। ठीक है, निपटारे का अर्थ होता है शेयर का डीमेट खाते से, ठीक है, शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना। ठीक है, लास्ट वाली जो हो जाती है, आप बेच देते हो शेयर को वापसी, तो उसको क्या कहेंगे? सेटलमेंट। क्या कह देंगे? सेटलमेंट। यानी कि विक्रेता के डीमेट खाते से क्रेता के डीमेट खाते में चला जाना शेयर का, उसको हम क्या कहते हैं? सेटलमेंट। क्या कहते हैं इसे? हम सेटलमेंट कहते हैं। अब ये जो बोर्ड आता है हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? सेबी। ठीक है, अब सेबी क्या काम करता है, कैसे होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये निवेशक के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार को क्या करता है? नियंत्रण। और शुरुआत में कहा जाता है कि शेयर बाजार को नियंत्रण या करने के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अधिनियम। क्या कहते हैं? कैपिटल अधिनियम। और ये कब लेके आए थे? 1947। ये अधिनियम अच्छे से काम नहीं कर पाया था। ठीक है, जो इनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? नियंत्रण करने के लिए किसको स्थापित कर दिया? सेबी को। और सेबी की स्थापना कब हुई? 1992। आपको सेबी का फुल फॉर्म और इसकी स्थापना याद रखनी है। ठीक है, ये पहले वाले नियम वगैरह नहीं आते हैं, ये आपके सिर्फ क्या है? नॉलेज के लिए होते हैं। सरकार द्वारा सेबी की स्थापना के मुख्य जो उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला, शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा, व्यवहार करने वाले सभी पक्षकार को कुशल सेवा उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगर मान लो कोई यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है, उसको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए किसका काम आता है? सेबी का। दूसरा, सेबी का प्रथम उद्देश्य क्या है? निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि निवेशकों के अभाव में शेयर बाजार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यानी कि उसको सही से सारी की सारी सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। अगर यहाँ पर शेयर धारक होंगे नहीं, ठीक है, यानी कि जो निवेशक है अगर वो ना होंगे तो क्या शेयर बाजार चलेगा? ढंग से नहीं चलेगा ना। दोनों हमें जरूरत है, निवेशक भी, ठीक है, जो इसके अंदर निवेश कर रहे हैं, और जो कंपनियां होती हैं इसके अंदर उनको भी। कंपनियों के लिए तो इन्होंने अलग से स्थापित कर दिया। अब निवेशक, जैसे हमने मान लो जीरोधा अकाउंट ओपन किया, जीरोधा के अंदर हमने पैसा डाला, ठीक है, अब शेयर खरीद रहे हैं, बीच में जीरोधा पैसा लेके भाग गई। ठीक है, कुछ ऐसी भी कंपनियां होती है जिनको चिट फंड कंपनियां कहते हैं। बीच में एक कंपनी आई था ना, फ्यूचर मेकर आई थी ना, रात में डबल कर देंगे पैसा, है ना, तो उनको चिट फंड कंपनियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चिट फंड कंपनियां। बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट के अंदर चलती रहती है। ठीक है, चलिए, एक होता है आपका, अरे बातचीत नहीं, लास्ट में बता दूंगा, भेज दूंगा तुम्हें, फ्यूचर मेकर हो गया मालिक के पास, टेंशन न लो, हरियाणा से है वो। ठीक है, आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना, ठीक है, और आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना और करने वाले को क्या किया जाता है? दंडित। एक अलग से होता है जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग।
और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है इसको समझो। अब कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट के अंदर लेके आ रही है, ये बात किसको पता होगी? उस कंपनी के मालिक को, या फिर वहां पर जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर होगा, या वहां का जो सीईओ होगा, या वहां का जो एमडी होता है, उन्हीं को पता होती है। वो क्या करते हैं कई बार, जैसे मान लो कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट के अंदर लेके आ रही है, यानी कि आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो पहले से ही अपने पसंदीदा लोगों को वो बता देगा कि कंपनी का शेयर आ रहा है, इतने रेट में आ रहा है, आते ही शेयर खरीद लेना। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत क्या होता है कि सारा का सारा एक जितने भी शेयर आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी 1000 शेयर आपका लॉन्च कर रही है शुरुआत के अंदर, 1000 शेयर एक ही व्यक्ति खरीद लेता है। ठीक है, और वो कब? जब उसको कुछ गुप्त सूचनाएं अगर मिल जाती है, और गुप्त सूचनाएं मिलने के बाद में वो सारे के सारे अगर शेयर खरीद लेगा, तो इसी सारे के सारे शेयरों को कहा जाता है इक्विटी। क्या कहा जाता है यहाँ पर? इक्विटी। तो इक्विटी कहा जाता है कि उसका कुछ परसेंटेज हो जाएगा कंपनी के अंदर। सारे शेयर खरीद लिए तो इसका मतलब कुछ परसेंटेज हो गया उस कंपनी के अंदर उसका। ठीक है, अब वो शेयर जब मन करे तब बेचेगा, जब नहीं मन करेगा तो अपने पास रखेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? इलीगल। क्या कहा जाता है? ये चीजें क्या होती है? इलीगल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो निवेशक होते हैं उनको क्या होती है? ठेस पहुंच जाती है। ऐसा ही उस बिग बुल मूवी के अंदर दिखाया गया है। अगर आप बिग बुल मूवी देखोगे तो उसके अंदर यही दिखाया गया है, जो अरशद मेहता का रोल कर रहे हैं वहां पर अभिषेक बच्चन। देखिए वहां पर यही चीज दिखाया गया है। 1992 के अंदर 10 लाख रुपए उनके अकाउंट के अंदर आए थे एकदम, और उस समय के 10 लाख 1992 के, आज के समय तो लगभग 2 करोड़ के आसपास होंगे, 10 करोड़ सीधा ही। ठीक है, तो उनसे पूछा कि ये आपके खाते में पैसा कहाँ से आया? बोला मुझे नहीं पता। ठीक है, बोला इतनी बड़ी रकम का आपको नहीं पता? बोला ये इतनी बड़ी रकम आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अरशद मेहता, और उसी ने पूरे देश को ट्रेडिंग करना सिखाया था, अरशद मेहता ने। ठीक है, तो ये 1992 उनकी रियल स्टोरी है अरशद मेहता की। ठीक है, बाद में उनके ऊपर आरोप वगैरह लग गए थे। उस बंदे के पास दिमाग बहुत ज़्यादा था। उसने क्या किया? बैंक से कर्जा लिया, लोन लिया, और शेयर मार्केट के अंदर झोंक दिया पैसा। बैंक कभी भी आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं देता। बैंक ने कभी भी जांच नहीं की ये बंदा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और कहाँ आपको रिटर्न कर रहा है, क्योंकि बैंक के पास अगर आप पैसा ले रहे हो और उसको टाइम टू टाइम रिटर्न कर रहे हो तो बैंक कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आप एक लॉयल ग्राहक बन जाते हो उस बैंक के। अरशद मेहता ने यही किया था, उसने टाइम टू टाइम बैंक को रिटर्न करता रहा। ठीक है, और बाद में उसने लास्ट में इतना पैसा उठा लिया था बैंक से। ठीक है, और धीरे धीरे वो चीजें उजागर कर दी उसी के मित्रों ने। ठीक है, वो सारे उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप वगैरह लग गए थे। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग यही होती है, पहले से गुप्त सूचनाएं मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लो कोई गुप्त सूचनाएं दे दी कि कंपनी लॉस के अंदर जा रही है। ठीक है, और कंपनी जब लॉस में जा रही हो या प्रॉफिट में आ रही हो, अगर मान लो शेयर उसके लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले कोई बंदा मान लो 5000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, और कह दिया कि मार्केट के अंदर इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे? मान लो 5000 और शेयर हैं या 5 लाख है, वो धीरे धीरे शेयर खरीदेंगे। शेयर जब खरीद रहे हैं तो इस शेयर का रेट बढ़ता जाएगा। जब शेयर का रेट बढ़ रहा है ना, इसने पहले जो 5000 खरीदे ना, ये भी बेच देगा, इसको प्रॉफिट हो गया। यही होता है, इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी ये यहां पर पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ ना, वो आइडिया लगाते हैं मार्केट को देख के, कैंडल्स को वो करते हैं एनालाइज। जो कैंडल्स होती है ग्रीन और रेड कलर की, 50,000। एक दक्षिण भारत से आता है सुंदर। ठीक है, सुंदर नाम का यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल है। ठीक है, उसके तो कह रहे हैं ना 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर है। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉलोअर है। वो अपना एक आइडिया देते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि ये बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस शेयर को आप खरीद लो। ठीक है, आने वाले इन फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ठीक है, प्रॉफिट किसके ऊपर है? अभी जैसे एक कंपनी है टेस्ला, टेस्ला किसके ऊपर वर्क कर रहा है? टेस्ला इलेक्ट्रिक। ठीक है, इन फ्यूचर के अंदर टेस्ला को क्या नुकसान होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जितनी भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां धीरे धीरे बंद कर दी जा रही है ना। अभी रूल आया है 10 साल और 15 साल का, धीरे धीरे इस रूल को और भी कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, अभी पॉल्यूशंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे पॉल्यूशंस बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा? फर्क आएगा।
तो इसलिए सारी चीजों का एनालाइज किया जाता है। हर क्षेत्र के अंदर कोई एक अपने क्षेत्र के अंदर फील्ड एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जैसे कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देख रहा है, कोई ये देख रहा है कि हाँ जैसे दवा की चीजें हैं, फार्मा कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उनके अंदर भी प्रॉफिट है। जैसे कोविड आ गया, कोविड के अंदर किसको पता चल गया कि हाँ जैसे पुणे के अंदर कोई कंपनी थी, उसने वैक्सीन बनाई थी, उस कंपनी का शेयर बढ़ गया क्योंकि उसने वैक्सीन बना दी और उसकी वैक्सीन धड़ाधड़ भी करी है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है तो शेयर बढ़ गया उसका शेयर, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं, हर एक एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड के अंदर, तो वो एक आइडिया देते होते हैं, ठीक है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको सेबी के रूल्स के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, वो एक आरोपी होता है क्रिमिनल की, ठीक है, क्राइम होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग अलो नहीं करता, सेबी मना करता है, ठीक है। जिसको लाभ कमाना वही करता ही है, ठीक है। दलालों के ऊपर नियंत्रण रखना किसका काम होता है? सेबी का। किसका काम होता है? सेबी। अब ये तो थी सरकार के द्वारा दी गई जिम्मेदारी। अब सेबी क्या करता है उनको देखो, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहार यानी कि गलत तरीके से खरीद और बिक्री को रोकना और कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। अब गलत तरीके से कोई भी शेयर को नहीं खरीद सकते, ठीक है। जैसे हम तो मान प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं, ठीक है, तुरंत हम जो डीलर होता है उससे बात कर ले या मालिक से सीधा बात कर ले डीलर को हटा के, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको जो शेयर यहाँ पर खरीदना होता है वो आप गलत तरीके से नहीं खरीद सकते, एक प्रॉपर तरीके से ही आपको शेयर खरीदना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दलाल, उप दलाल, एजेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं अलग से, अन्यथा ऐसे सीधा कोई अब नहीं किसी दलाल के थ्रू शेयर को खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बीमा करवाते हो, जो ये LIC वाला बीमा अगर आप करवाते हो तो आप देखते हो कि वो एजेंट सही है या गलत है, देखते हो ना। LIC के अंदर काम कर भी रहा है कि या ऐसे फ्रॉड कर रहा है, पैसे लूट रहा है हमसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। तीसरा, निवेशकों को खरीद और बिक्री करने हेतु सूचनाएं उपलब्ध करवाना और प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंधित शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये गाइडलाइंस जारी करता है पहले से ही, ठीक है। सेबी क्या करता है, गाइडलाइंस जारी करता है। और शेयर बाजार का क्या करना, ऑडिट करना, यानी कि, ठीक है, ऑडिट का मतलब समझ रहे हो, अंकेक्षण करना, ठीक है। पूरा मतलब लेखा जोखा जो इनके हाथ में होता है वो सारा सेबी करता है। अगला, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना, ये सारे किसके काम होते हैं, सेबी के। अब आप शेयर मार्केट के अंदर दो चीजें, एक इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर खरीदते हो। अगर आपको रिस्क थोड़ा सा कम लेना है तो उसके तहत हम किसके अंदर जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड। किसके अंदर जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, थोड़ा सा कम आपका इंटरेस्ट मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर 10 से 12% तक का आपका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो लगभग आपको 10 से 12-15% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये किसके अंदर, म्यूचुअल फंड। यह ऐसी संस्था है, छोटे छोटे निवेशकों ने धन एकत्रित करके शेयर बाजार में क्या करती है, निवेश करती है। अब इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च क्यों किया गया, उस चीज को समझो। शेयर बाजार, हर किसी को शेयर के बारे में जानकारी तो नहीं होती। अब जैसे हम मान लेते हैं, हमें सिर्फ यही पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना पेपर के लिए, हमें शेयर का नहीं पता। तो हुआ क्या, यहाँ पर कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया, ठीक है, यानी कि कुछ संस्था बनी और उन्होंने कहा कि आप लोग ना मिलकर पैसा हमें दे दो, हम आगे शेयर के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे और आपको 10 से 12% का रिटर्न दे देंगे। अब जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं जिनको हम फंड मैनेजर कहते हैं, ठीक है, वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, जनता से पैसा उठाकर अपने पास रखते हैं और फिर उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर। और जो जनता से पैसा उठाया उसके ऊपर क्या देते हैं, इंटरेस्ट। अगर शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन चला गया तो वहां पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, पैसा डूब भी सकता है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसा नहीं है कि 100% सेफ रहेगा आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर, यहां पर भी पैसा आपका रिस्क होता है, डूब सकता है। अगर आपको 100% सेफ्टी चाहिए तो मैंने आपको पहले करवाया था, क्या करवाते हैं, FD। क्या करवा लें, FD, ठीक है। FD के अंदर 6 से 8% तक का इंटरेस्ट आपका फिक्स है, वो मिलना ही मिलना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वहां पर 100% सेफ होता है। अब आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, और ज्यादा चाहिए थोड़ा सा और रिस्क उठाओ, और ज्यादा चाहिए थोड़ा सा और रिस्क उठाओ शेयर मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड से भी एक और होता है, अगर मान लो आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास मंथली पैसा आ रहा है 500 रुपए, आप मुश्किल से बचा पा रहे हो, उसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको SIP कहते हैं। क्या कहते हैं, SIP।
SIP क्या होता है आपका? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इस SIP के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी सैलरी आएगी, आपने सोच लिया कि सैलरी में से 2 या 3 हज़ार रुपये हम सेविंग करना चाहते हैं, तो 2 या 3 हज़ार रुपये की आप SIP बना दो। हर मंथ आपका 2 से 3 हज़ार रुपये कटता रहेगा अकाउंट से, ठीक है। आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वही कंपनी आपको फिर क्या देगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, ठीक है। अब वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो हाई रहेगा तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, अगर लो रहेगा तो क्या पैसा आपका डूब भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रहता है? रिस्क, बट रिस्क बहुत कम होता है यहाँ पर, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर तो क्या है, हार्ट बीट एकदम से बढ़ेगी, एकदम से गिरेगी, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे है, ठीक है, बिल्कुल स्लो होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को आरंभ कब किया गया था? 1964। एक कंपनी थी यूनाइट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसी के साथ किसको शुरू कर दिया गया था? म्यूचुअल फंड को, इसी के साथ शुरू किया गया था म्यूचुअल फंड। देख रेख कौन करता है? फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे नहीं हर कोई उठ के चला जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर बन जाएगा, नहीं, ये क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। और इन्हीं के पास क्या जाता है? हमारा पैसा, और ये आगे पैसे को इकट्ठा करके किसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फंड मैनेजर का अनुभव कितना होता है? 20 से 30, ठीक है। अगर 20 से 30 साल कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता होता है, वो एनालाइज लगा लेता है। अगर अच्छे से ढंग से स्टडी करके अगर हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट कमा ही लेते हैं, ठीक है। इतना आदमी सरकारी जॉब में नहीं कमा पाएगा, इतना शेयर मार्केट में कमा लेगा, ठीक है। पूरी उम्र में नहीं कमा पाते, इतना 1 साल में भी कमा लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। हाँ, यह पैसा आम आदमी से लेता है और उसके ऊपर क्या है? लाभ का 2% लेता है, ठीक है। बीच में ये भी लेते हैं आपका, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट किया, 2% क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। और म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है? 10 से 12%, ठीक है। 10 से 12% आपको क्या है? रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास मान लो फंड नहीं है, पैसा इकट्ठा नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर एकदम से आप जैसे 20,000 या 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 20-30 हज़ार नहीं है, आपके पास क्या टुकड़ों के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप कमा रहे हो, ठीक है, मान लो आपकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये है, ठीक है। हर रोज के ना या महीने के 1,000 रुपये आप बचा रहे हो, तो आप किसके अंदर? SIP करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक प्रकार का निवेश का माध्यम है। म्यूचुअल फंड के अंदर समय समय पर छोटी छोटी राशियां निवेश करने की इजाजत मिल जाती है। आप हर मंथ आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम जो अमाउंट है वो कितना है? कम से कम 500, ठीक है। 100 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 100 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मिनिमम 500 है। इसमें निवेश आप साप्ताहिक भी कर सकते हो, जैसे FD कम से कम कितने दिन की हो सकती है? 7, मैक्सिमम कितने? 10 साल, ठीक है। तो इसके अंदर आप साप्ताहिक भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक सप्ताह के 1,000 रुपये बचा रहे हो, तो साप्ताहिक, मासिक, तिमाही या वार्षिक, कैसे भी, जैसा आपका मन करे, ठीक है। और साल में कितना रिटर्न देता है? 8 से 10%। SIP में जो आपका रिटर्न होता है ये थोड़ा कम होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है? एकदम से आप पैसा दे रहे हो, यहाँ पर क्या है? थोड़े थोड़ा टुकड़ों में तोड़कर पैसा दे रहे हो, तो SIP में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। सेविंग जब हम करते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम है सेविंग करने का, ठीक है। अब इसके अंदर एक होता है बुल और एक होता है बियर। क्या होता है? एक होता है बुल और एक क्या होता है आपका? बियर। बुल को क्या कहेंगे? तेजड़िया, और बियर को क्या कहेंगे? मंदड़िया, ठीक है। क्या कहेंगे? मंदड़िया। अरे इसको उठाते हैं। बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब क्या होता है? शर्मा क्यों रहे हो? बुल का मतलब क्या होता है? सांड। और सांड जब इंसान को टक्कर मारता है तो वो क्या करता है? ऐसे से उठा के ऊपर से फेंकता है, तो मतलब क्या कर रहा है? हवा में, तो मतलब क्या आ रहा है? तेजी आ रही है। क्या आ रही है? तेजी। भालू क्या करता है? बियर, भालू लिटा इंसान को लिटा देता है, और लिटाने के बाद में फिर उसको खा जाता है। जिंदा इंसान को खाता है भालू, मरे हुए इंसान को कभी नहीं खाएगा, ठीक है। कभी भी देख लेना, ठीक है। तो बुल क्या करेगा? मंदड़िया, यानी कि गिरा देगा। गिराने के बाद में क्या? मार्केट गिर गई, ठीक है। ये किसको आता है? तेजड़िया और मंदड़िया किसको कहते हैं, ठीक है। एक चीज आएगा, बुल का मतलब क्या होता है? तेजड़िया होता है, मंदड़िया होता है, या अस्थिर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसको याद करने का यही तरीका है, बुल, ठीक है। टक्कर मारी होगी बैल ने,
ऊपर से एकदम सींगों के ऊपर उठा के पटक देता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, बुल। यानी कि ऊपर उठा रहा है मतलब मार्केट उठ रही है तो मतलब क्या रहा है, तेजड़िया, क्या रहा है, तेजड़िया। अगर बुल जो बियर होता है, बियर क्या करता है, नीचे गिराता है, नीचे गिरा रहा है मतलब मंदड़िया, क्या रहा है, मंदड़िया, है ना। नीचे गिरने के बाद एकदम से उठना मुश्किल होता है ना ठीक है, तो वो क्या होता है, मंदड़िया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही शेयर मार्केट का सिंबल होता है आपका। अब यहां पर क्या होता है, जो शेयर के उठने की प्रतीक्षा करते हैं उसको क्या कहेंगे, तेजड़िया, और गिरने की प्रतीक्षा करते हैं उसको क्या कहेंगे, मंदड़िया। जैसे लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे शेयर के अंदर आया था बियर, और कुछ शेयरों के अंदर आ गया था बुल, ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां थी मेडिकल से रिलेटेड, उनके अंदर आया था बुल, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है, मेडिसिन वगैरह ये कभी बंद नहीं कर सकते इनको, ठीक है। इंसान अगर घर के अंदर बंद रहेगा तब भी उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनकी मार्केट के अंदर कभी भी क्या नहीं आता, बुल नहीं आता, बहुत कम, रेयर चांसेस होता है बुल बियर आना, मंदड़िया आना, ठीक है। यानी कि इनके शेयर की वैल्यू बहुत कम गिरती है। जो डेली हम चीजों को यूज करते हैं उनके अंदर कभी गिरावट नहीं आती, ठीक है। उनकी डिमांड क्या है, टाइम टू टाइम बढ़ती जाएगी। अब जैसे मान लो कोई और नई बीमारी आ गई, जैसे आईना इतने दिन, महीने 2 महीने के अंदर कोई ना एक नए वायरस की न्यूज आती रहती है अखबार के अंदर, ठीक है। तो उसके वायरस के जो है, उस वायरस का इलाज किससे होगा, दवाओं। तो दवा क्या है, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी इनके अंदर क्या नहीं आता, मंदड़िया, हमेशा क्या रहेगा, तेजड़िया ही रहता है। एकदम से बढ़ गया, ठीक है, ग्राहक को भी फायदा हो गया, कंपनी को भी फायदा हो जाता है, ठीक है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग ये हमने पहले ही कर ही लिया। इक्विटी क्या होता है, कंपनी में किसी भी व्यक्ति का जितना अधिकार होता है उसको हम क्या कहेंगे, इक्विटी, ठीक है। एक होता है शेयर होल्डर, ठीक है। अगर हमने 5-7 शेयर खरीद लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपनी के अंदर अधिकार जमा लेंगे, हम सिर्फ वहां पर क्या है, शेयर होल्डर। अगर कंपनी के हमने बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिए, वहां पर कंपनी के अंदर हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी 2 से 4%। जब परसेंटेज के अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी 2 से ज्यादा में, तब उस समय क्या कहलाएगा, वो धन इक्विटी, ठीक है। जो शेयर खरीदेंगे उसको हम क्या कह देंगे, इक्विटी। वहां पर हमारा अधिकार हो जाएगा उस कंपनी के ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी। बॉन्ड क्या होता है, डिवेंचर। बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण का ऋण जो पत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है, वो क्या होता है, बॉन्ड। जैसे हमसे कोई पैसा उधार लेने के लिए आता है, हम तो क्या है, सिर्फ जबान के ऊपर उसको पैसा दे देते हैं। अगर कल ना वो मुकर जाए, क्या हमारे पास कोई सबूत है, कोई सबूत नहीं है। हमेशा एक बॉन्ड पेपर लिया करो उनसे, ठीक है। कोई बात नहीं, पैसे 1 लाख की जगह 2 लाख ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एक साइन कर एफिडेविट के ऊपर। अगर आप साइन करवा रहे हो तो आपके पास एक प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहां पर हम जब शेयर खरीदते हैं तो हमें बदले में क्या देते हैं, बॉन्ड पेपर, ठीक है। हम उनको पैसा देते हैं और वो शेयर के नाम का क्या देते हैं, हमें एक बॉन्ड पेपर, जिसको क्या कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवेंचर। अब ये कुछ प्रमुख स्टॉक है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन से देश का कौन सा स्टॉक है, ठीक है, यानी कि इंडेक्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंडेक्स है कौन से देश का है, एक है ये डी जोन्स, किसका है, यूएसए का, ठीक है। सबसे प्रमुख स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक बताया जाता है इसको दुनिया का, ठीक है, विश्व का सबसे। आपसे सीधा पूछेगा डी जोन्स किस देश का इंडेक्स है, तो किस देश का है, यूएसए का। किस देश का है, यूएसए का। इसके अंदर 30 बड़ी बड़ी कंपनियों की शेयर धारकिंग है। जैसे भारत के अंदर है, बीएससी के अंदर जो आपका सेंसेक्स है, कितनी कंपनियां हैं, 30। निफ्टी के अंदर कितना है, 50। ऐसे ही डी जोन्स के अंदर कितना है, 30। उसके बाद में अगला आता है नेस्डेक। नेस्डेक भी कहाँ का है, यूएसए का। कहाँ का है, यूएसए का। उसके बाद में एसपी 500, ये भी किसका है, यूएसए का। एफटीएससी 100, ये किसका है, यूके का। किसका है, यूके का। ये कहा जाता है कि पूरा जो यूरोपियन मार्केट है, ठीक है, उस यूरोपियन मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जैसे हमारा बीएससी और निफ्टी है, ये जैसे ही अभी नेक्स्ट वीक अगर हमारा ये बजट आएगा तो उस बजट के अंदर एकदम से तेजड़िया और मंदड़िया होगा, ठीक है। शेयर के अंदर एकदम से उतार चढ़ाव काफी होता है उस समय, ठीक है। पहले बता दिया जाता है कि इसका शेयर खरीद लो, बेनिफिट होने वाला है। इंट्रा डे के अंदर तो मार्केट एकदम से ऊपर से नीचे पूरी होती है, ठीक है। वहां पर जो बुल और बियर होते हैं फुल फॉर्म के अंदर होते हैं उस दिन, ठीक है। एकदम से तेजड़िया भी आता है, एकदम से मंदड़िया भी हो जाता है एक ही दिन के लिए। निकेई कहाँ का है, टोक्यो, यानी कि टोक्यो कहाँ पर है, जापान। हेनसेन हांगकांग, हेनसेन हांगकांग।
उसके बाद में स्ट्रेट टाइम इंडेक्स कहाँ का है, सिंगापुर। कोस्पी, कोस्पी कहाँ का है, दक्षिण कोरिया। कहाँ का है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। सेट कहाँ का है, थाईलैंड। ठीक है, सेट कहाँ पर जाकर होते हैं, अरे वाह, थाईलैंड। अब बाजार पूंजी की दृष्टि से विश्व के 5 जो बड़े स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये 5 बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। एक कौन सा है, न्यूयॉर्क कहाँ का है, यूएसए का। नेस्डेक कहाँ का है, यूएसए का। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान। लंदन स्टॉक एक्सचेंज यूके ब्रिटेन। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत। हम विश्व के 5 बड़े स्टॉक्स के अंदर शामिल हैं। ठीक है, बीएससी यानी कि सेंसेक्स आज के समय कितना है, 71,500 है ना, 71,500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हम विश्व के 5 बड़े स्टॉक्स के अंदर हैं शामिल। आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त, यानी कि हमने शेयर मार्केट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो करना है, कुछ कंपनियां बच गई, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, ठीक है, और कुछ आपके संस्थाएं बच गई। उन संस्थाओं को कंप्लीट करने के बाद में आपका इकोनॉमिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपको रिवीजन करना है तो साथ में मैंने ऑनलाइन आपको क्लास दे दी गई है इसकी। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास।